नमस्कार दोस्तों, मैं प्रसाद आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। तो हम आपको पता होगा कि यूपी डब्ल्यूएससी के पीवाईक्यू क्वेश्चंस कर रहे हैं जो कि जीएस सब्जेक्ट के हैं, क्योंकि 2015 से लेके अभी तक जितने भी पेपर हुए हैं अध्ययन तक अभी तक जो भी पेपर हुए हैं यूपी डब्ल्यूएससी के, उनमें जो भी जीएस के क्वेश्चन आया है हम उसको अच्छे से सॉल्व कर रहे हैं और विथ एक्सप्लेनेशन सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, हम डेली क्लास में 15 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं विथ एक्सप्लेनेशन। ठीक है, इसका अगर कोई मित्र और पुरानी वीडियोस नहीं देखे, इसका 15 लगभग 14 वीडियो हो चुका है। ये उससे आगे का वीडियो 15वां है, 13-14 वीडियो हो चुका है, ये नेक्स्ट वीडियो है। तो हम अगर उसके पहले का वीडियो मतलब जो पुराने वीडियोस हैं, जो 14-15 वीडियो हुए हैं, अगर कोई मित्र नहीं देखे हुए हैं तो आप जाके देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे, जिसमें उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है यूपी डब्ल्यूएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के नाम से। ठीक है, तो वहाँ पे प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से आप सारा वीडियो फर्स्ट क्लास से एकदम सीरियल वाइज क्रमबद्ध तरीके से देख सकते हैं। ये पीवाईक्यू क्वेश्चन हम यूथ कंपटीशन की बुक से करा रहे हैं, जो कि इसमें अभी तक आपका 210 क्वेश्चन हो चुके हैं। ठीक है, 210 क्वेश्चन अभी 14 क्लासेस में हो चुके हैं। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करने से पहले सभी मित्रों से अनुरोध है कि आप ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा लाइक करें, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। क्योंकि देखिए, कोई भी इंफॉर्मेशन आती है किसी भर्ती के रिगार्डिंग या कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो सर्वप्रथम आपको व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल पर सूचित कर दिया जाता है। ठीक है, तो आपको उसको ज्वाइन करना बहुत ही अति आवश्यक और इम्पॉर्टेंट है। कोई भी नोट्स प्रोवाइड कराना होता है तो वहीं पर प्रोवाइड कराया जाता है। अब एक सूचना और है कि अगर कोई मित्र बीपीओ या जूनियर असिस्टेंट का तैयारी कर रहे हैं और आप बैच लेना चाहते हैं जिसमें आपको हैंड रिटन नोट्स मिल जाए, साथ में मॉक टेस्ट भी मिल जाए, तो आप हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि बहुत ही नॉमिनल फीस पे है, जो कि मात्र बहुत नॉमिनल फीस पे है। और 10 तारीख तक उसमें ऑफर भी चल रहा है, मतलब जितनी फीस थी उससे भी कम करके 10 तारीख तक हमारे पास ऑफर है दोनों भी ग्रुप में। ठीक है, तो आप उस ग्रुप को ज्वाइन हो सकते हैं, जिसमें हम हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करा रहे हैं। देखिए, जूनियर असिस्टेंट के अंतर्गत हम यूपीजी के कंप्यूटर और हिंदी के नोट्स प्रोवाइड कराएंगे, और बीपीओ में हम तीनों सब्जेक्ट के नोट हैंड रिटन प्रोवाइड करा चुके हैं और साथ साथ 15 मॉक टेस्ट भी डाल चुके हैं। ठीक है, जूनियर असिस्टेंट में भी पेपर आने पर मॉक टेस्ट अपलोड किया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हैं। सारा डिटेल आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल पे प्राप्त हो जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। अगर वहाँ पे नहीं ज्वाइन हो पा रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए कि आपको बैच लेना तो आपको बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज का पहला क्वेश्चन है, जो कि पूरे मतलब कि पहले क्वेश्चन है 211 नंबर, लेकिन अब तक 210 क्वेश्चन हो चुके हैं। जीएसटी की कौन सी प्रमुख विशेषता क्रेडिट के निर्बाध प्रवाह की अनुमति देती है और अंतिम उपभोक्ता पर कर के बोझ को कम करती है? इनपुट क्रेडिट, ऑनलाइन अनुपालन, संरचना कर या गंतव्य आधारित कर? तो गंतव्य आधारित कर इसका ऑप्शन होगा। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो जीएसटी एक गंतव्य आधारित कर है जो निर्माता से उपभोक्ता तक आपूर्ति श्रृंखला के प्रत्येक चरण पर लगाया जाता है। ठीक है, प्रत्येक चरण पर लगाया जाता है। इसे प्रत्येक चरण में मूल्य संवर्धन पर लागू किया जाता है, जिससे क्रेडिट का निर्बाध प्रवाह होता है और अंतिम उपभोक्ता पर कर का बोझ कम होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 212, भारत में राष्ट्रव्यापी जीएसटी का विचार निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? राजा चलैया समिति, रेखी समिति, केलकर टास्क फोर्स या नरसिम्हन समिति? तो किसके द्वारा सुझाया गया था? केलकर टास्क फोर्स द्वारा किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में राष्ट्रव्यापी जीएसटी का विचार सर्वप्रथम केलकर टास्क फोर्स द्वारा 2000 में प्रस्तावित किया गया। तो कब किया गया था? सर्वप्रथम केलकर टास्क फोर्स द्वारा 2000 में प्रस्तावित किया गया था। इसका उद्देश्य मौजूदा जटिल खंडित एवं ढांचे को एकीकृत कर प्रणाली को बदलना और अनुपालन को सरल करना, कैस्केडिंग का कम करने तथा आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देना। कैस्केडिंग, देखिए कैस्केडिंग को कम करना मतलब, कैस्केडिंग मतलब क्या होता है कि हर चरण पे कर लग रहा है, मतलब कर के ऊपर कर के ऊपर, जैसे कभी कर लग रहा है, जीएसटी लग रहा है, मतलब कि जीएसटी अब लग रहा है ना। पहले क्या होता था, सेल्स टैक्स लगता था, सेल्स टैक्स के ऊपर बैट लग जाता था, बैट के ऊपर बैट सुपर बैट लग जाता था। ठीक है, फिर ऊपर से कर, इसको कैस्केडिंग इफेक्ट करता है, मतलब कि हर चरण में टैक्स का लगना कैस्केडिंग इफेक्ट। ठीक है, तो इसको कम करना इसका उद्देश्य है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 213, क्वेश्चन नंबर 213, भारत का थार मरुस्थल विश्व का सबसे घनी आबादी वाला मरुस्थल है, जिसका जनसंख्या घनत्व कितना है? 75 व्यक्ति पर किलोमीटर, 83, 45 या 70? तो कितना है थार का घनत्व? तो थार का घनत्व आपका है 83 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो थार रेगिस्तान दुनिया का सबसे व्यापक रूप से घनी आबादी वाला रेगिस्तान है, जिसका घनत्व 83 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय श्रम कानून और सामाजिक सुरक्षा उपाय है जिसका उद्देश्य काम करने का अधिकार, राइट टू वर्क की गारंटी देना है? तो कौन सा है? भारतीय प्रबंधन संस्थान
संस्थान अधिनियम, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम, वेतन भुगतान संशोधन अधिनियम 2017, नागरिकता अधिनियम। तो कौन सा है? बी है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसको मनरेगा या नरेगा कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संविधान की अनुच्छेद 41 के काम करने का अधिकार प्रावधान है, जिसे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 व्यवहार में लाने का प्रयास करता है। क्वेश्चन नंबर 215, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत आसियान का क्षेत्रीय संभाषण भागीदार बना? तो आसियान का क्षेत्रीय संभाषण भारत कब बना? 2012 में, 1992, 1996, 1995 में। तो 1995 में बना। भारत 1992 में एक क्षेत्रीय वार्ता साझेदार के रूप में और उसके बाद 1995 में एक वार्ता साझेदार के रूप में आसियान का औपचारिक भागीदार बना। क्वेश्चन नंबर 216, पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक की स्थापना के लिए सम्मेलन कहाँ हुआ है? बगदाद में, दुबई में, कतर में या तेहरान में? तो बगदाद में इसका हुआ है। ठीक है, बगदाद में। पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन ओपेक एक अस्थायी अंतर सरकारी संगठन है, जिसे ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला द्वारा 10 दिसंबर 1960 को बगदाद सम्मेलन में बनाया गया था। तो 10 से 14 सितंबर 1960 को बगदाद में बनाया गया था। किसके द्वारा? इराक, ईरान, कुवैत, सऊदी और वेनेजुएला द्वारा। ठीक है, ओपेक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 217, निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय लंदन, यूनाइटेड किंगडम में है? तो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, खाद्य एवं कृषि संगठन। ठीक है, तो कहाँ पे है? तो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? लंदन में स्थित है। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय लंदन, यूनाइटेड किंगडम में। इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 218, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने कहा कि 2022-23 के लिए मौजूदा कीमतों पर अनुमानित वार्षिक प्रति व्यक्ति डैश है। तो प्रति व्यक्ति आय कितनी है? वीडियो 2023 का क्वेश्चन है ये। तो आपका डी वाला इसका ऑप्शन आंसर है। ठीक है, मतलब 1,72,000 प्रति व्यक्ति आय 2022-23 के लिए है। ठीक है, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग ने बताया 1,72,000 रुपया है। ठीक है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अनुसार 2022-23 में मौजूदा भारतीय के अनुमानित वार्षिक प्रति व्यक्ति आय 1,72,000 रुपया है। ठीक है, भारत के राज्य में राज्य वित्तीय निगम के मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किसके विकास के लिए सहायता दी है? कुटीर उद्योग, मध्यम एवं लघु उद्योग, कृषि फार्म या बड़े पैमाने के उद्योग के लिए? तो मध्यम एवं लघु उद्योग के लिए दिया है। भारत के राज्य में राज्य वित्तीय निगम के मुख्य रूप से मध्यम एवं लघु उद्योगों के विकास के लिए सहायता देता है। राज्य वित्तीय निगम की स्थापना राज्य वित्तीय निगम अधिनियम 1951 के तहत की गई है। तो राज्य वित्तीय निगम की स्थापना राज्य वित्तीय निगम अधिनियम 1951 से की गई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 220, बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई में, चेन्नई में, नई दिल्ली में या हैदराबाद में? तो नई दिल्ली में नहीं, इसका हैदराबाद में स्थित है। ठीक है, बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण इरडा का मुख्यालय हैदराबाद, तेलंगाना में स्थित है। यह 2001 में दिल्ली से स्थानांतरित किया गया था। ठीक है, तो ये पहले इसका दिल्ली में था, लेकिन 2001 में इसका स्थानांतरण करके हैदराबाद कर दिया गया। ठीक है, जो कि तेलंगाना की राजधानी है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा डिपॉजिटरी संस्थान का एक प्रकार नहीं है? नाबार्ड, ऋण संघ, वाणिज्यिक बैंक या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी? तो नाबार्ड नहीं है, डिपॉजिटरी संस्थान नाबार्ड नहीं है। नाबार्ड एक डिपॉजिटरी संस्थान नहीं है। यह 12 जुलाई 1982 को आरबीआई के कृषि ऋण के कार्यों को तत्कालीन रूप से पुनर्वित्त विकास निगम के पुनर्वित्त कार्यों को स्थानांतरित करने के लिए अस्तित्व में आया था 1982 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 222, HHR भारतीय बागवानी और अनुसंधान संस्थान बागवानी के विभिन्न पहलुओं पर बुनियादी राजनीतिक, प्रत्याशित और व्यावहारिक अनुसंधान के लिए एक केंद्रक अभिसरण नोडल एजेंसी है। इस संगठन का मुख्य अनुसंधान स्टेशन निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो सीधे पूछ रहा है कि भारतीय बागवानी और अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो उत्तराखंड में, तेलंगाना में, कर्नाटका में, हिमाचल प्रदेश में, तो कर्नाटका में है। ठीक है, तो कर्नाटक में कहा है। भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान एक स्वायत्त संगठन है
तो भारत के बागवानी विशिष्ट पहलुओं जैसे फल, सब्जी, औषधि आदि के बुनियादी व्यापारिक ढांचों के लिए एक नोडल, इसका मुख्यालय आपका बेंगलोर कर्नाटका में, बेंगलोर कर्नाटका में है। या कृषि मंत्रालय के भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था के अंतर्गत आता है। तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के अंतर्गत आता है और मुख्यालय में इसका हेडक्वार्टर स्थित है, मतलब बेंगलोर में। क्वेश्चन नंबर 223, सरकार ने पेंशन निधि नियामक और विकास प्राधिकरण फ्रेडा के लोकपाल के लिए अधिकतम आयु डैश के डैश तक बढ़ा दिया है। तो 65 से 70 तक इसका आयु बढ़ा दिया है, ठीक है। पीएफआरडीए ने लोकपाल की सीमा 65 वर्ष से बढ़ाकर 70 कर दी गई है। पीईएफआरडीए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के व्यवस्थित विकास एवं विनियमित करने, बढ़ावा देने और सुनिश्चित करने हेतु संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापित वैधानिक प्राधिकरण है। तो आपको पूछ सकता है ना कि एनपीएस कौन, देखिए एनपीएस और ओपीएस चर्चा में है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एनपीएस कौन देता है? पीईआरडीए इसको व्यवस्थित और संचालित करता है, ठीक है। ये अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया है, जो वित्त मंत्रालय के वित्त विभाग के अधीन कार्यरत है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 224, एक सार्वजनिक ऋण कार्यालय डैश के लिए निवेश बैंकर के रूप में कार्य करता है। वाणिज्यिक बैंकों के लिए, सरकार के लिए, जनता के लिए, ये आरबीआई के लिए। तो सरकार के लिए एक सार्वजनिक ऋण कार्यालय निवेश बैंकर के रूप में कार्य करता है, ठीक है। सार्वजनिक ऋण कार्यालय एक या ऋण प्रबंधन कार्यालय एक स्वायत्त सरकारी एजेंसी है जो सरकार के निवेश बैंकर के रूप में करती है। सार्वजनिक ऋण की मुख्य स्रोतों की सूची सरकारी प्रतिभूतियों, राजकोष बिल, टी बिल, बाहरी सहायता, अल्पकालीन ऋण, केंद्र सरकार द्वारा सार्वजनिक ऋण आदि है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 225 जो कि आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है तो 15वां क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है कि सिल्वीकल्चर से आप क्या समझते हैं? वह रेशम के कीड़ों को उगाने का विज्ञान है, यह वन की खेती का विज्ञान है, या मछली पकड़ने का विज्ञान है, यह पेड़ पालने का विज्ञान है। तो सिल्वीकल्चर क्या है? यह वन की खेती का विज्ञान है, ठीक है, वन खेती का विज्ञान है, ठीक है। सिल्वीकल्चर वनों एवं अन्य वन्य संसाधनों के विकास के गुणवत्तावर्धक विज्ञान है, अर्थात यह वन खेती के लिए विज्ञान है। सेरीकल्चर क्या है? सेरीकल्चर रेशम कीटों को उगाने के लिए है। पीसी कल्चर क्या है? मत्स्य पालन के लिए। मोरीकल्चर रेशम कीट हेतु शहतूत उगाना। बीटी कल्चर अंगूर की खेती के लिए है और ओलरी कल्चर सब्जी के लिए है। तो फिर से इसको पढ़ लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सिल्वीकल्चर वन खेती के लिए है, वन खेती विज्ञान के लिए है। सेरीकल्चर रेशम के कीड़ों को उगाने विज्ञान है। पीसी कल्चर मत्स्य पालन के लिए है। मोरी कल्चर रेशम कीट हेतु शहतूत उगाना। बीटी कल्चर अंगूर की खेती के लिए और ओलरी कल्चर सब्जियों की खेती के लिए है, ठीक है। तो सब्जी अनुसंधान कहाँ पे है? तो वाराणसी में स्थित है, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में सब्जी अनुसंधान संस्थान स्थित है, ठीक है। तो ये रहा आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन। तो आपको क्लास कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। आप ज़्यादा वीडियो को शेयर करेंगे, ज़्यादा वीडियो को लाइक करेंगे और ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। अगर कोई मित्र यहाँ पे नए हो जो कि पुराना वीडियोस नहीं देखे हैं, अब तक 13-14 वीडियो हो चुके हैं, तो आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के नाम से। वहाँ से आप सारे पुराने वीडियोज़ को आराम से देखते हुए आइए और अपने नोट्स को रिविजन करते रहिए। तो अगर आप अपने नोट्स को रिविजन करते रह रहे हैं और साथ में आप डेली 15 क्वेश्चन को एक्सप्लेनेशन के साथ करते रह रहे हैं, तो आपका एकदम जीएस अच्छे से तैयार हो जाएगा। जो कि पीईटी का पेपर आए, चाहे जूनियर स्टूडेंट का पेपर आए, या कोई भी यूपीएससी का पेपर आए जिसमें आपको जीएस पूछा जाता है, उसके लिए बहुत ही लाभप्रद होगा, ठीक है। तो आपको एक सूचना हम देना चाहते हैं कि अगर कोई मित्र यहाँ पे बीपीओ की तैयारी कर रहा है और जूनियर स्टडी की तैयारी कर रहा है, तो आप हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें 10 जुलाई तक एक बहुत ही मतलब कि छूट भी है। पहले देखिए जो फीस था उससे भी कम करके फीस रख दिया गया है इस समय 10 जुलाई तक। तो ऑफर है भी, आप वहाँ पे जा ले सकते हैं। उसमें आपको हैंड रिटन नोट्स भी प्रोवाइड कराया जाएगा और मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराया जाएगा। और जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर देख सकते हैं, जहाँ पे सारे डिटेल उसके उपलब्ध है, ठीक है। तो आप मैसेज करके वहाँ से पेमेंट करके और ज्वाइन हो सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल को। इसी जो ग्रुप होगा उसी में ही आपको मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड कराया जाएगा, चाहे मतलब कि पेपर जैसे से नजदीक आएगा। अब 15 मॉक टेस्ट तो आपको बीपीओ का प्रोवाइड करा दिया गया है, ठीक है। बाकी जूनियर स्टूडेंट का जब पेपर नजदीक आएगा तो उसका भी मॉक टेस्ट प्रोवाइड आपको कराया जाएगा, ठीक है। तो एक बार फिर से अनुरोध है कि जो मित्र हमारे चैनल टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को नहीं ज्वाइन किए हैं, तो आप फटाक से उसको ज्वाइन कर लीजिए। कोई भी सूचना आती है सर्वप्रथम वहीं पर ही प्रोवाइड कराई जाती है, ठीक है। तो उसको आप जरूर ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में नीचे मिल जाएगा, ठीक है। तो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं और बैच की जानकारी भी कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप वहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी मित्रों से अनुरोध है कि आप ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ज़्यादा वीडियो को शेयर करेंगे, ज़्यादा लाइक करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।